तो हेलो चैनल, वेलकम बैक टू माय गाइस। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। मुझे पता है कि आजकल मैंने भी एआई मानना शुरू कर दिया है और एक बंदे ने तो मुझे सीधा बोला कि भाई तूने तो हार्ट अटैक दे दिया। रुको भाई, और हार्ट अटैक बाकी है और मैं ये अपनी मर्जी से इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि देखो मानवा कम है और कुछ ना कुछ तो आपके लिए लाना पड़ता है ना। तो यही स्टोरी देख लो। बाकी आज की स्टोरी और भी ज्यादा धमाकेदार होगी और पूरी सीरीज है, मगर इसका 30 मिनट पार्ट पता नहीं एडिटिंग करते वक्त क्रैश हो गया। उसको इस वीडियो के बाद डाल दूंगा, लेकिन अगर ये वीडियो अच्छी परफॉर्म करती है तो और भी मजा आएगा और कुछ ही सेकंड्स में डाल दूंगा, वरना तो बस वेट करो और आज के वीडियो का मजा उठाओ। और हाँ, मेंबरशिप्स जल्दी जल्दी से बाय कर लो क्योंकि नारुकामी सुबारू की वीडियो भी रेडी है। मैं जल्दी उसे मेंबर पर लगाने वाला हूँ और अगर मेंबर नहीं खरीदना चाहते तो भाई आपकी मर्जी, लेकिन आगे के चैप्टर्स बहुत ही धमाकेदार हैं। तो या मेंबरशिप बाय कर लो, मैं कमेंट में लिंक दे रहा हूँ। कहानी की शुरुआत में तुम देखते हो एक लो ग्रेड ऑक्टोपस बीस्ट को, जिसको रोड साइड पर किसी ने फेंका हुआ था। तुम बस उसे एक नजर देखते हो और डिसाइड करते हो कि यही वो चैंपियन बीस्ट होगा जिसका तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा। जिसके बाद हाई स्कूल का सीन होता है। स्टूडेंट्स एक एक करके तुम्हें मॉक कर रहे थे, वो भी ये कहकर कि उनकी क्लास का सबसे जीनियस बंदा जो कि अवेकन हुआ है तो उसको एक F रैंक टैलेंट के अलावा और कुछ भी नहीं मिला। तुम उनकी बातों पर ज्यादा गौर नहीं देते और उस ऑक्टोपस बीस्ट को उठाकर अपने बीस्ट स्पेस में डाल देते हो, क्योंकि सिर्फ तुम ही उस ऑक्टोपस को देख सकते हो जिसकी जो एंशिएंट ब्लड लाइन है तो उसकी कंपैटिबिलिटी 90% है। जब तुम घर वापस आते हो तो तुम देखते हो कि वो जो छोटा ऑक्टोपस बीस्ट है तो वो बहुत ज्यादा वीक हो रहा था। जो एंशिएंट ओवरलोड सिस्टम था जो कि तुम्हारे F रैंक टैलेंट के साथ अटैच था, तो वो सेंस कर लेता है इस बीस्ट को और फिर तुम्हें एक नोटिफिकेशन दिखाता है कि फ्यूज एंशिएंट ब्लड लाइन कंफर्म। सिर्फ एक सोच के साथ तुम्हारे खास खून की बाउंड स्पिरिट टच बीस्ट के बॉडी में गिर गई। फ्यूजन सक्सेसफुली हो गया। स्पिरिट टच बीस्ट बदलने लगा। उसकी ब्लड लाइन एक लो ग्रेड लिनिएज से इवॉल्व होके फॉरबिडन ग्रेड लिनिएज बन गई। अगले ही पल स्पिरिट टच बीस्ट जो कुछ ही सेकंड पहले मुश्किल से जिंदा था, वो अचानक से जोर जोर से तड़पने लगा। उसका बॉडी फूलने लगा और एक्सपैंड होते होते 2 मीटर से ज्यादा लंबा हो गया। अब वो एक ऑक्टोपस हेडेड ह्यूमन बॉडीड मॉन्स्टर बन गया जिसके पास बैट जैसी विंग्स थी। ये कथूलू के एंशिएंट ओवरलोड में से एक था। तुम शौक में चीख उठे, लेकिन ये कथूलू अभी भी छोटा था। असली कथूलू तो पहाड़ों से भी ज्यादा बड़ा होता है। उसका एक ही वार फूसेंग आइलैंड को तोड़ सकता था, लेकिन इतना छोटा कथूलू भी काफी था, वो भी हिला देने के लिए। तुमने सिर्फ एक नजर में ही अनेक स्पिरिट्स तुम्हारे दिमाग में फुसफुसाने लगे, तुम्हें पागलपन की तरह खींचने लगे, लेकिन तुम्हारे F रैंक टैलेंट ने तुरंत से असर दिखाया और तुम्हारा दिमाग तुरंत वापस क्लियर हो गया। साथ ही तुम्हारे सामने खड़ा कथूलू धीरे धीरे झुक गया, जैसे सबमिशन दिखा रहा हो। सक्सेस। तुम खुशी से झूम उठे। तुमने तुरंत कथूलू की इंफॉर्मेशन चेक की। दिखाया जा रहा था नेम कथूलू, टाइटल लॉर्ड ऑफ रिया, मास्टर ऑफ द स्पाइरल एबिस, ग्रेट कथूलू, टैलेंट्स इमोर्टैलिटी, रीजनरेशन इमोर्टैलिटी। कथूलू के टैलेंट्स देखकर तुम ठहर गए। इसका मतलब था कि तुम्हारा कथूलू कभी सच में मर नहीं सकता। ये कम से कम एक एंशिएंट ओवरलोड के बराबर था। एक इन्फेंट स्टेट में भी ये डरावना था। जब ये फुल मैच्योरिटी तक पहुंचेगा तो कुछ ऐसा होगा जो इमेजिनेशन से बाहर होगा। एलिमेंट की बातें करें तो वाटर बिल्कुल फिटिंग, क्योंकि ये कथूलू की नेचर है। कथूलू हमेशा एक वाटर एंटिटी रहा है। इसके अक्सर किन एक्वेटिक क्रिएचर होते थे जो बिल्कुल लॉजिकल था। कथूलू का फॉर्म बेसिकली एक ग्रेट ऑक्टोपस जैसा था और क्योंकि वाटर का कोई डायरेक्ट काउंटर एलिमेंट नहीं था, इसे कभी एलिमेंटल डिसएडवांटेज की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। एलिमेंट के अलावा इसके स्किल्स भी काफी फॉर्मिडेबल थे। इसके अलावा टेंटिकल स्ट्राइस, मास मैडनेस, इसका अफेक्शन भी मैक्स्ड और लॉक था। बिट्रेयल का कोई चांस नहीं। कथूलू का सिर्फ एक ड्रॉबैक था, ये टेमर पर इंटेंस मेंटल इंटरफेरेंस रेडिएट करता था। लेकिन तुम्हारा F रैंक टैलेंट बिल्कुल उसके ऑपोजिट था। ये बीस्ट को कोई भी डायरेक्ट बूस्ट नहीं देता, लेकिन टेमर्स जो इसे पोजेस करते थे उनके माइंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावरफुल होते थे और वो पूरी तरह से मेंटल इंटरफेरेंस से इम्यून होते। तुम और कथूलू एक परफेक्ट मैच थे। तुम्हारे साथ कथूलू होने से ग्रेट बीस्ट एग्जामिनेशन करवाने का एक्सपीरियंस बिल्कुल वैसे ही था जैसे असली एग्जामिनेशन हो। तभी
एक आवाज तुम्हारे दिमाग में गूंजी, मिशन इंपीरियल कैपिटल एकेडमी में एडमिशन पाना, रिवॉर्ड एक ड्रॉप ऑफ एंशिएंट ब्लड लाइन। चाहे कुछ भी हो, सेकंड मिशन देखकर तुम्हारा दिल खुशी से धड़क उठा। बीस्ट बॉन्डिंग मिशन अभी कंप्लीट किया था, इसलिए तुम पहले से ही जानते थे कि एंशिएंट ब्लड लाइन कितनी पोटेंट है। और जबकि इंपीरियल कैपिटल एकेडमी डाजिया नेशन की सबसे इलीट इंस्टीट्यूशन थी जो देश के हर एक जीनियस को अट्रैक्ट करती थी, तुम्हारे पास एक कतूलू था जो ग्रैंड बीस्ट एग्जामिनेशन को आसान से स्वीप कर सकता था। इसलिए ये मिशन ट्राइवल था। मिशन एक्सेप्टेड। हालांकि ग्रैंड बीस्ट एग्जामिनेशन अभी आया नहीं था, कल अभी भी एक प्रैक्टिस एग्जाम था। तुमने कतूलू को देखा और जितना ज्यादा देखा उतना ज्यादा तुम्हें पसंद आया। सिर्फ जब तुमने अपनी नजर भर के देखी तभी तुमने उस बीस्ट को स्पेस में वापस रखा। तुम्हारी सेलिब्रेशन के दौरान दूसरे लोग सफर कर रहे थे, जिसमें जो यान जो कि सो कॉल्ड 4 ग्रेट जीनियस में से एक था, बहुत बुरे हाल में था। डैड, वो ली मोरान हद पार कर गया। उसने सबके सामने मुझे मारा। उसने मुझे लगभग ऐसा छोड़ा जैसे मैं बच्चा पैदा ना कर सकूं। डैड, तुम्हें मेरे लिए बदला लेना होगा। जो यान चेंग अपने फादर जोई वेंग जेंग के सामने बैठा था, रो रहा था और स्निफलिंग करते हुए अपने गम को बता रहा था। उसने कभी इतनी ह्यूमिलिएशन सफर नहीं की थी। जोई कॉर्पोरेशन के पास अब पूरा युलवान सिटी था और तुम कुछ भी नहीं थे, सिर्फ एक एफ रैंक टेमर। तुम्हारा एंड करना बच्चों का खेल था। जोई वैंग जैंग ने अपना हाथ उठाया अपने बेटे को शांत करते हुए। यान, मैंने हमेशा तुम्हें बड़ा लेसन दिया है। बड़े मोमेंट्स में कूल हेड रखो, खुद को देखो। जैसे ही गुस्सा कंट्रोल कर लेते हैं, रीजंस विंडो के बाहर निकल जाते हैं। एली मोरान को मारना सिंपल है, लेकिन उसके बाद क्या होगा? उस मर्डर को प्रोहिबिट करता है। जैसे ही जोई कॉर्पोरेशन वो लाइन क्रॉस करेगा, गवर्नर्स ऑफिस सवाल करना शुरू कर देगा। तुम जानते हो वो काफी टाइम से रीजन ढूंढ रहे हैं जोई कॉर्पोरेशन को तोड़ने के लिए। तुम इस कॉर्पोरेशन के फ्यूचर हकदार हो। तुम सिर्फ पर्सनल ग्रीवनेस के बारे में नहीं सोच सकते, तुम्हें बड़ी पिक्चर्स देखनी होगी। एक वर्थलेस पर्सन को एलिमिनेट करने और जोई कॉर्पोरेशन को प्रोटेक्ट करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सुनकर जोई यान चुप हो गया। उसने इतना आगे तक नहीं सोचा था। ध्यान से सोचने के बाद उसने माना कि उसका फादर सही था। स्टेक्स समझ आने के बाद जोई यान चैंग ने कहा, मैं समझ गया डैड, मैं ली रॉन के पीछे नहीं जाऊंगा। उसके फादर ने कहा, नहीं, तुम अभी तक समझे नहीं। ये मर्डर को प्रोहिबिट करता है, लेकिन एक्सीडेंटली डेथ कभी प्रोहिबिट नहीं किया। जोई यान चैंग तुरंत समझ गया। उसने सोचा कि उसका बाप कितना चालाक है और बोला, समझ गया, जब तक मैं इंश्योर करूं कि ली मोरान एक ऐसी एक्सीडेंट में मारे जो जोई कॉर्पोरेशन से लिंक ना हो, तो डैड मुझे बताइए मुझे कैसे करना चाहिए। बताओ, कल प्रैक्टिस एग्जाम है। इसे स्किप करना मतलब एक्चुअल एग्जाम के लिए एलिजिबिलिटी लूज करना। एग्जाम एक सीक्रेट रेल्म के अंदर होता है और वहाँ स्पिरिट्स बीस्ट से भरा हुआ है। एक एफ रैंक टेमर के लिए एक्सीडेंट वहाँ कम्प्लीटली नॉर्मल होगा। मैंने बिल्कुल ठीक कहा ना? जो यंग चैंग का स्पिरिट हाई हो रहा था, लेकिन फिर एक कंसर्न आया कि अगर ली मोरान शो अप नहीं करता तो फिर उसको असाइन किया जाए, वो भी माइंस की जगह पर। उसका जीवन इतना खराब होगा जैसे वो मर चुका हो और तुम्हें एक उंगली भी उठानी नहीं पड़ेगी। अगले दिन तुम स्कूल पहुंच गए। ज्यादातर लोग तुमसे दूर कर चल रहे थे। उनके लुक्स में बराबर का हिस्सा कॉन्टेम्प्ट और अनईज था। एफ रैंक टैलेंट के साथ अवेकन करने से तुम्हें काफी लोग नीचे नजरों से देख रहे थे, लेकिन कल अवेकनिंग सेरेमनी में जो यांग चैंग को सेंसलेस बीट करने का तुम्हारा डिसीजन लोगों को सच में डराने वाला था। सबको लगा प्रेशर ने तुम्हें तोड़ दिया, तुमने खुद को छोड़ दिया है, और वरना कैसे तुम डेयर करोगे जॉन चैंग को टच करने का। जॉन यांग हमेशा की तरह तुम्हारे पास आई, आंखों में चिंता का ट्रेस लेकर उसने कहा, मोरान। उसको देखते ही तुम्हारा एक्सप्रेशन सॉफन हो गया। तुमने कहा, मॉर्निंग सिस्टर रू। तभी एक तेज बर्ड कॉल ने सबका ध्यान खींच लिया और फिर लिंजैंग 4th ग्रेड जीनियस में सबसे लोवेस्ट रैंक तुम्हारे पास नीचा दिखाते हुए इंसफरेबल ग्रिन के साथ आया। लायरॉन, ये मेरा स्पिरिट चाइल्ड स्पैरो एक हाई ग्रेड ब्लड लाइन बीस्ट है। यंग मास्टर जोई ने इसके लिए 8 लाख गोल्ड कॉइन्स दिए गिफ्ट के तौर पर। ये दिखाने का मकसद सिर्फ मेरा यही था कि तुम्हें जेलस होने का तो ख्याल भी ना आए। ओह बिल्कुल ठीक, तुम्हारा तो एफ रैंक टैलेंट है, जेलस होने का कोई फायदा नहीं। वैसे भी तुम इस लेवल के बीस्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। फिर उसके बाद वो हंसा। जो यान चैंग भी आया अपनी कोल्ड मॉकरी के साथ। एक एफ रैंक वेस्ट के पास इतनी हिम्मत है कि एग्जाम में आया, मरने का डर नहीं लगता क्या? तुम्हारी नजर ठंडी हो गई। तुमने फ्लैटली कहा, क्या
अभी तक लेसन काफी नहीं हुआ? क्या तुम्हें मारने का शौक और चढ़ा है क्या? जो यान तुरंत फ्लिंच कर गया। उसका लुक उसे नियरली पैनिक रिस्पॉन्स में ले जा रहा था, लेकिन उसने खुद को जल्दी संभाला। ये बास्टर्ड कल मेरे पास बीस्ट नहीं था, इसलिए मैंने उसे पुश करने दिया। आज मेरे पास बीस्ट है, अगर मैंने फिर से पुश करने दिया तो फिर इस बीस्ट का फायदा ही क्या? जो यन चैंग का फेस फ्यूरी से ट्विस्ट हो गया। मैं ऑलरेडी टॉप टियर टाइगर बीस्ट कॉन्ट्रैक्ट किया है, हेवन बर्निंग फ्लेम टाइगर। तुम्हें अभी भी यही लगता है कि तुम मेरा मुकाबला कर पाओगे? और शब्द खत्म होने से पहले ही उसने समन किया। एक टाइगर लगभग 1 मीटर लॉन्ग, पूरी बॉडी पर फ्लेम थी, क्राउड के सामने अपीयर हुआ। अभी कब था, लेकिन वो बहुत ज्यादा खतरनाक था। एक टाइगर का रोर ही काफी था कि कई लोगों के चेहरे पीले हो गए। क्या मैग्निफिसेंट बीस्ट है? ये है जोइक ऑपरेशन का स्टाइल। ऐसे बीस्ट सस्ता नहीं मिलता। मार्केट प्राइस तो एटलीस्ट 4 मिलियन गोल्ड कॉइन्स होगी। जो यंग चैंग मर्मरिंग का मजा ले रहा था, उसने तुम्हारी ऊपर नजर डाली और कहा, वेल, मेरा हेवन बर्निंग फ्लेम टाइगर एक एपिक ग्रेड ब्लड लाइन बीस्ट है। ये अभी भी एक कब है, लेकिन तुम्हें तोड़ चीड़ फाड़ के रख देगा। वो सोच रहा था कि तुम्हारे चेहरे पर डर दिखेगा, जो कल की डिग्निटी वापस जीतने के लिए काफी हो, लेकिन तुम कम्प्लीटली अनमूव थे। फ्लेम टाइगर इम्प्रेसिव था जरूर, लेकिन कतूलू के सामने वो बिल्कुल अलग क्लास का था। तुम सच में सोचते हो कि एक टाइगर मुझे डरा सकता है? तुम्हारे एक्सप्रेशन में शेयर कॉन्टेम्प्ट देखकर जो यन चैंग का फ्यूरी सर्च कर गया। अगर स्कूल ग्राउंड्स पर फाइट फॉरबिडन ना होता तो वो ऑलरेडी फ्लेम टाइगर को तुम्हें तोड़ने बेच चुका होता। उसने कहा, बोलते रहो, प्रैक्टिस एग्जाम के वक्त मैं एडवाइस दूंगा कि मेरी मर्सी के लिए अपने घुटनों पर मत गिरना। तभी एक शार्प पीर्सिंग क्राई पूरे चिनग्वा हाई स्कूल में गूंजी। लूजिंग होंग 4 ग्रेट जीनियस में सेकंड रैंक धीरे धीरे डिसेंड हुए। एक ब्रेथ टेकिंग जायंट बर्ड पर जैसे ही वो अपीयर हुआ, स्कूल की हर नजर उस पर पड़ी। वो क्या है? क्या ये गोल्डन फेदर डिवाइन फीनिक्स है? माय गॉड, ये लेजेंड्स का सीक्रेट बीस्ट है। लूजिंग होंग ने एक्चुअली एक सीक्रेट बीस्ट क्लब कॉन्ट्रैक्ट किया। आई मीन कब कॉन्ट्रैक्ट किया? मैं कह रहा हूँ लूजिंग होंग है स्ट्रॉन्गेस्ट जीनियस इन चिनयू हाई स्कूल में। लूजिंग होंग का अराइवल कम्प्लीटली जो यन जैंग को शॉक कर देता है। उसके साथ उसका हेवन बर्निंग फ्लेम टाइगर एक बीमार हाउस कैट जैसा लग रहा था, और लिन जैंग का स्पिरिट चाइल्ड स्पैरो इतना टेरिफाइड था कि वो अजीब और गरीब तरह से चिपरिंग कर रहा था और भागते हुए लिनजैंग के आर्म्स में जाके छुप गया। वो भी नौटंकी करता हुआ कि वो तो मर चुका है, पूरी बॉडी में ट्रेम्बलिंग, अपना फेस दिखाए बिना। तुम भी क्वाइटली अपनी ग्रेट आई एक्टिवेट करके गोल्डन फेदर डिवाइन फीनिक्स की इंफॉर्मेशन चेक करने से नहीं बच पाए। नेम गोल्डन फेदर डिवाइन फीनिक्स, रेस डिवाइन एम्परर क्लैन, एलिमेंट फायर एंड गोल्ड, ब्लड लाइन एक सर्वेनियर। जिन होंग ने थोड़ी देर के बाद डिवाइन फीनिक्स को टच डाउन करके विड्रॉ कर लिया, लेकिन जो धमाकेदार एंट्री उसने की थी वो बिल्कुल फेड नहीं हुई। तभी एक एल्डरली मैन लैश्योरली पेस पर आया। मूड फाइन, स्माइल कभी फेस से नहीं गया, और इस बंदे का नाम था वू जाओ दिली, प्रिंसिपल ऑफ चिन युन हाई स्कूल। इस स्कूल ईयर में सच में एन एक्सेप्शनल टैलेंट है, स्पेशली लू जिन होंग जिसने एसएस रैंक बीस्ट अवेगन किया। क्या शेम है कि ली मुरान जनरली कंसिडर्ड आवर बेस्ट डिसअपॉइंटमेंट साबित हुआ, लेकिन बाकी लोग काफी अच्छा परफॉर्म किए। इस साल स्कूल के पास रियल चांस है कि कुछ कैंडिडेट्स को इंपीरियल कैपिटल एकेडमी भेजे। अगर ऐसे हुआ तो प्रिंसिपल का करियर गोल कंप्लीट हो जाएगा। ऑल राइट स्टूडेंट्स, अटेंशन, प्रैक्टिस मैच स्टार्ट होने वाला है। अपनी क्लास पोजीशन के अकॉर्डिंग गैदर करो। मैं एग्जामिनेशन रूल्स अनाउंस करूंगा। सब लोग फॉर्मेशन में आ गए। ये प्रैक्टिस एग्जाम ग्रैंड बीस्ट एग्जामिनेशन की क्वालिफाइंग टेस्ट के तौर पर काम करेगा। सिर्फ वो स्टूडेंट्स जो प्रैक्टिस एग्जाम पास करेंगे वो ग्रैंड बीस्ट एग्जामिनेशन में प्रोसीड कर सकते हैं। प्रैक्टिस एग्जाम यूएस स्पिरिट सिटी सेक्रेट रेल्म के अंदर होगा। तुम रेल्म में दूसरे स्कूल के कैंडिडेट्स के साथ इंटर करोगे। रेल्म में काफी लो ग्रेड स्पिरिट बीस्ट होंगे। तुम्हारा गोल है इन बीस्ट को डिफीट करने और अपने कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट को ग्रो करने देना। जब तुम्हारा बीस्ट ग्रोथ स्टेज में इंटर करे तुम पास हो जाओगे। रेल्म 2 दिन के लिए ओपन रहेगा। टाइम का ध्यान रखो। एक वेव ऑफ ईगर एनर्जी क्राउड में मूव हुई। इस वर्ल्ड में बीस्ट ग्रो करते हुए बाय डिफीटिंग ऑल काइंड्स ऑफ स्पिरिट बीस्ट
और उनसे रिलीज होने वाली स्पिरिचुअल एसेंस एब्जॉर्ब करके, जो स्पिरिट पावर के नाम से जाना जाता है। बीस्ट की स्ट्रेंथ का मेजर उसके पास कितने स्पिरिट पावर है, इसी से ही होता है। ऑफ कोर्स बीस्ट की स्पिरिट पावर फिक्स्ड नहीं होती, ये इमोशनल और फिजिकल स्टेट के साथ फ्लक्चुएट करती है, लेकिन जनरली एक कंसिस्ट रेंज में रहती है। एक बीस्ट को इन्फेंट स्टेज से ग्रोथ स्टेज तक एडवांस करने के लिए टिपिकली उसे 1000 पॉइंट्स से ज्यादा स्पिरिचुअल पावर एकमुलेट करनी पड़ती है। बीस्ट जितना स्ट्रॉन्ग होता है उतना ज्यादा उसे चाहिए होता है। तुमने वंडर किया कि क्थूलू को कितना चाहिए होगा। एंटिसिपेशन बिल्ड हो रही थी। प्रिंसिपल की आवाज कंटिन्यू हुई, ऑल राइट एवरीवन फॉलो मी टू द सेक्रेट रेल्म। एक फ्लीट ऑफ कोचेस ऑलरेडी स्कूल के बाहर वेट कर रहे थे। हर क्लास बोर्ड पर चढ़ के रेल्म की तरफ सेट हुई। जल्दी ही वो लोग एंट्रेंस पर पहुंच गए। एक लॉन्ग क्यू ऑलरेडी फॉर्म थी। स्टूडेंट मल्टीपल स्कूल से पैक्ड थे। उनके पास कई हाई स्कूल्स थे, लेकिन सिर्फ एक रेल्म था। क्राउड इनएविटेबल थी। तुम क्लास 1 की लाइन के फ्रंट में खड़े थे। क्लास 2 की लाइन सीधा तुम्हारे साइड में थी। लू जिन होंग क्लास 2 के फ्रंट में खड़ी थी, जैसे हमेशा कूल और डिस्टेंट लग रही थी। क्यों धीरे धीरे मूव हुई जब तक तुम फाइनली एंट्रेंस पर नहीं पहुंचे। लू जिन होंग अचानक तुम्हारी तरफ टर्न हुए और बोली, लीरॉन आई अलाउ यू टू टीम अप विद मी फॉर दिस एग्जाम। तुम सरप्राइज लुक के साथ टर्न हुए। तुमने स्माइल किया। क्या चीज थी जो ग्रेट लू जिन होंग को इनविटेशन एक्सटेंड करने का फील करवाई? लू जिन होंग इवनली बोली, 3 साल हाई स्कूल में मैंने खुद को रिलेंटसली पुश किया, बस तुम्हारे पेस के साथ रहने के लिए। अब तुम्हारा फ्यूचर चला गया है, मैं तुम्हें हाथ दे रही हूँ। इस पॉइंट के बाद हम दोनों अब एक वर्ल्ड के नहीं है। क्या कूल और प्राउड बात कही उसने। ये सिंपली उसकी नेचर थी, लेकिन ये वर्ड्स तुम्हें अच्छे नहीं लगे। ये हेल्प नहीं था, ये क्लैरिटी थी और चैरिटी भी, जो कि तुम पर तरस खा रही थी। तुमने कोल्डली कहा, नो नीड, आई डोंट वांट योर चैरिटी। उसके रिस्पॉन्ड करने से पहले ही तुमने उसके साइड से स्टेप लेकर डायरेक्टली रेल में वॉक किया। लू जिन होंग की आंखों में एक फ्लिकर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट हमें नजर आती है और वो बोली, जो अपनी वीकनेस एक्सेप्ट नहीं कर सकता वो कभी स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा। अगर तुम नहीं रिकॉग्नाइज कर सकते क्या तुम्हारे लिए अच्छा है, तो एक्सपेक्ट मत करना कि मैं स्टेप इन करूंगी जब चीजें गलत हो। एक फ्लैश ऑफ लाइट और तुम एक इंटायरली अनफेमिलियर जगह पर अपेयर हुए। एक फॉरेस्ट क्वाइटली और पीसफुल लग रहा था, लेकिन डिस्टेंस सैवेज रोड से क्लियर था कि ये जगह कैसे कैसे थ्रेट से भरी है। रैंडम प्लेसमेंट परफेक्ट। क्थूलू की आइडेंटिटी जल्दी एक्सपोज नहीं करनी चाहिए। जब क्थूलू दूसरों के सामने अपियर होगा, रिएक्शन एक्सेसिव होगा। तुम ऑब्वियसली फॉरएवर हाइड नहीं कर सकते, लेकिन ग्रैंड बीस्ट एग्जामिनेशन से पहले जितनी देर तक कंसील्ड रखो उतना बेटर। नो पॉइंट, सबका टारगेट मुझे नहीं बनना। तुमने बेरली कुछ स्टेप्स लिए ही थे, तभी जोर और शोर से चलने की आवाज सुनाई दी। एक ट्रांसपेरेंट स्नेक लाइक क्रीचर, वेंस और स्केलेटन फेंटली विजिबल बीनीथ स्किन तुम्हारी तरफ स्लिदर कर रही थी। उसका स्कारलेट फोर्केड टंग फ्लिकर कर रहा था, लेकिन अपीयरेंस ऑडली क्यूट था, सीमिंगली हार्मलेस। एक फैंटम स्पिरिट सरपेंट तुम्हें इमीडिएटली रिकॉग्नाइज किया। एडोरेबल अपीयरेंस में फूल मत होना। उसका वेनम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोटेंट था। एक बाइट का मतलब हो सकता था मिनिमम फुल बॉडी टिश्यू डिके से और वर्स्ट केस डेथ तक। फैंटम स्पिरिट सरपेंट अभी भी तुम्हारे साइज रही थी, क्यूरियोसिटी के साथ, जैसे तुमसे गले मिलना चाहती हो। लेकिन वो स्मार्ट थी अपने तरीके से, लेकिन ट्रिक वर्क नहीं करने वाली थी। एक सिंगल थॉट से तुमने क्थूलू समन किया। ग्रेट क्थूलू डिसेंड हुआ। 2 मीटर टॉल मॉन्स्ट्रोसिटी ऑक्टोपस हेड, ह्यूमन बॉडी, बैट विंग्स हमारी साइड में लैंड किया। एक वास्ट कर्टन ऑफ ब्लैक मिस्ट दोनों को सराउंड कर लिया। बाहर से सब कुछ ऑब्सक्यूर हो गया। क्थूलू अपीयर होते ही फैंटम स्पिरिट सरपेंट के नर्व कंप्लीटली लूज हो गया। हेड टू टेल शेक कर रही थी। डेयरिंग प्लेफुलनेस इंस्टेंट वैनिश और फ्ली करने लगी फुल स्पीड पर। लेकिन क्थूलू का इंटेंशन अलाउ करने का नहीं था। एक लॉन्ग टेंटिकल लाइटनिंग की तरह शूट हुआ और फैंटम स्पिरिट सरपेंट को कोयल कर लिया। एक सिंगल स्क्वीज और सरपेंट एक स्प्रे ऑफ ब्लड मिस्ट में बर्स्ट हो गया। ये था क्थूलू, सच में इम्प्रेसिव। फैंटम स्पिरिट सरपेंट एक वीक स्पिरिट बीस्ट थी, लेकिन फास्ट थी। यूजुअली एक को किल करने के लिए रियल एफर्ट्स मांगता है, लेकिन क्थूलू ने एक टेंटिकल से सेटल कर दिया। सरपेंट के
मरने के बाद एक स्ट्रीम ऑफ लाइट उसके बॉडी से राइज करके कतूलू में फ्लो हुई। कतूलू डिफीटेड लेवल 1 फैंटम स्पिरिट सरपेंट, गेन्ड 10 स्पिरिट पावर। 10 स्पिरिट पावर एक सरपेंट के लिए अगर 1000 चाहिए एडवांस करने के लिए तो 100 सरपेंट मारने होंगे। पेनफुली स्लो। तभी सिस्टम ने मैसेज किया कतूलूस करंट ग्रोथ स्टेज जो था तो वो लेवल 10 का था और एडवांस फॉर्म तक उसे ले जाने के लिए उसे 10,000 पॉइंट्स चाहिए थे। 10,000 कतूलू को एडवांस करने के लिए 10,000 पॉइंट्स चाहिए थे। ये 10 टाइम्स ज्यादा हैं दूसरे बीस्ट से। तुम्हारा फेस ग्रीन हो गया क्योंकि 100 सरपेंट नहीं बल्कि 1000 सरपेंट इसी रेट से मारने थे। सिर्फ फैंटम स्पिरिट सरपेंट्स किल करते हुए तुम्हें 500 पर डे मारने पड़ेंगे। सिर्फ लेवल अप करने के लिए तुम ऑलमोस्ट टियर के करीब थे। फिर बोला फाइन, कतूलू बेसिकली इनविंसिबल है इस प्लेस में, सीधा पाथ कट करते हुए चले जाओ। इस थॉट के साथ तुमने पेस पिक किया। कतूलू डिफीटेड लेवल 2 गेल वुल्फ, गेन 20 स्पिरिट्स पावर। कतूलू डिफीटेड लेवल 2 आयरन क्लॉ लिपर्ड, गेन्ड 23 स्पिरिट पावर। वाइल्ड स्पिरिट बीस्ट कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट से अलग होते हैं। उनके डिस्टिंक्ट लेवल रैंकिंग होती है, लेवल 1 से बॉटम पर, लेवल 99 टॉप पर। डिफरेंट लेवल्स कोरिस्पॉन्ड करते हैं डिफरेंट बीस्ट ग्रोथ स्टेज से। लेवल 1 से लेवल 10 रफली इक्विवेलेंट होते हैं कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट के इन्फेंट स्टेज के पावर के। और ये रेल्म लिमिटेड नहीं था क्योंकि यहाँ पर सिर्फ लेवल 10 के बीस्ट थे। गहरे जाओ तो लेवल 10 और अबव बीस्ट अपीयर होते हैं सिग्निफिकेंटली स्ट्रॉन्गर और फार मोर एग्रेसिव। उनपे इवन वार्निंग मार्क्स किए गए हैं कैंडिडेट्स को वहां जाने से रोकने के लिए, जो ऑब्वियसली दूसरों लोगों के लिए वार्निंग थी। तुम ऑब्वियसली सीधा वहां जा रहे थे। तुम रेल्म में और डीपर मूव करते गए, सब कुछ पाथ में कट करते हुए। लेवल 1 और लेवल 2 बीस्ट बेरली कुछ देते थे। इस रेट से कतूलू कभी एडवांस नहीं करेगा अगर तुम डीपर पुश नहीं करोगे। एग्जाम कंप्लीट करना मुश्किल होगा। कतूलू डिफीटेड लेवल 4 विंड ब्लेड वुल्फ, गेन्ड 48% स्पिरिट पावर। कतूलू डिफीटेड लेवल 5 ट्विन क्लॉ बेयर, गेन्ड 56 स्पिरिट पावर। कतूलू डिफीटेड लेवल 7 फ्लेम टेल लिजर्ड, गेन्ड 78 स्पिरिट पावर। हर एक स्पिरिट बीस्ट जो तुमने इनकाउंटर किया कतूलू ने किल कर दिया एक फ्लिक और टेंटिकल से। बस इतना ही काफी था क्योंकि अन अपेंडिगस ने वाइप्स की तरह मूव किया और हर बीस्ट को पीसेस में स्मैश कर दिया। एक भी बीस्ट ने कंप्लीट कॉर्प्स नहीं छोड़ा। कॉम्बैट ब्लंट और एब्सोल्यूट था, बिल्कुल टेक्निक की जरूरत नहीं थी। तुम बस वॉच करना और चीयर करना। नो लेस देन एन एंशिएंट वन। इन्फेंसी में भी इतना फॉर्मिडेबल स्पिरिट बीस्ट का चांस भी नहीं था। 2 से 3 घंटे के बाद तुम्हें वार्निंग मिली। यू आर नाउ इन द डीपेस्ट जोन ऑफ द रेल्म, एक्सट्रीमली डेंजरस, लीव इमीडिएटली। तुम्हारे पाम में रून पेल येलो फ्लैश हुआ, अर्जिंग तुम्हें टर्न बैक करने के लिए। Turned back because system told me to। लेकिन तुम सोच रहे थे would that make me look like a total pushover? तुम deliberately step लिया deeper into the realm। कतूलू तुम्हारे साइड में, दूसरे साइड में अभी भी नहीं मिला। वो सिर्फ एक लीन था, फ्लाई नहीं कर सकता था। जो यिंग चैंग रेल्म के आउटर एरिया में अपनी फॉलोअर्स के साथ तुम्हें ढूंढ रहा था। वो आउटर एरिया में मल्टीपल टाइम्स स्वीप कर चुका था विदाउट अ सिंगल ट्रेस। जो यान फ्यूरियस था क्योंकि उसने तुम्हें अपनी आंखों से देखा था। इंटर करते उसका प्लान था तुम्हें रेल्म में किल करके ब्लेम स्पिरिट बीस्ट पर डाल दे, लेकिन तुम कहीं नहीं मिले। एक फॉलोवर ने वॉइस शेक करते हुए बोला, बॉस जो, यू थिंक मे बी ही वेंट डीपर? कुछ और फॉलोवर्स ने भी सेम बात कही। हमने पूरा आउटर एरिया चेक कर लिया, कुछ नहीं मिला। वो यहाँ नहीं है और कहीं वो हो भी नहीं सकता। अब सिर्फ डीपर रेल्म ही बचता है, वो वहाँ पर होगा। यह सुनकर जो यान के एक्सप्रेशन और ज्यादा खराब हो गए और वो कहने लगा कि लीमुरान जैसा एक एफ रैंक का वेस्ट डीप जोन में क्या करने के लिए गया है? क्या वो पागल हो गया है क्या? मगर तभी उसका एक सबऑर्डिनेट आया और कहने लगा, बॉस मैंने लीमुरान को लोकेट कर लिया है। ये सुनकर जो यान का फेस तुरंत चमक उठा। वो पूछने लगा कि कहाँ? तो सबऑर्डिनेट कहने लगा कि इस डायरेक्शन में हमें थोड़ा और डीप जाना पड़ेगा। जो यान और उसके सबऑर्डिनेट तुम्हारे डायरेक्शन की ओर ही आ रहे थे। जो यान के एक्सप्रेशन को जितना देखो तो उतने वो डरावने लगते हैं क्योंकि वो लीमुरान हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट को मारने के लिए जो जा रहा है। तुम्हारा पता लगने के बाद वो तुम्हें पागल बुलाता है क्योंकि तुम सच में मरने की इच्छा रखते हो, इसलिए तुम बहुत डीप गए हो। मगर जो यान ने यह ठान लिया कि तुम जितना भी डीप क्यों ना गए हो, लेकिन मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। उसके सबऑर्डिनेट्स कुछ और भी कहना चाहते थे, जैसे कि बॉस उसके पास शायद से एक पावरफुल बीस्ट हो सकता है, लेकिन जो यान चेंग ऑलरेडी मूव कर चुका था बाकी सबको साथ लेते हुए। सबऑर्डिनेट को बात कंप्लीट करने का चांस ही नहीं मिला और वो उस पावरफुल बीस्ट के बारे में सुन ही नहीं पाया। मूव कर
करते हुए बाकी सबको साथ घसीटते हुए निकल गया और वो सबऑर्डिनेट वो वही का वही खड़ा रह गया। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे और अगले पल तुम चीख देते हो। उसके बाद कहने लगे कि तुम्हें कौन याद कर रहा है। तुमने ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ कतूलू की ओर देखा। उसने अपने कई टेंटिकल्स एक्सटेंड किए। एक के बाद एक शार्प क्रैक्स की आवाज आई और कुछ और स्पिरिट बीस्ट तुरंत खत्म हो गए। सिस्टम नोटिफाई कर रहा था कि तुम्हारे बीस्ट ने लेवल 9 मैग्नेट्रॉन राम को मार दिया है, जिसकी वजह से तुम्हें 99 स्पिरिट पॉइंट्स मिले हैं। मगर सिर्फ एक से कतूलू रुकता नहीं और नोटिफिकेशन तुम्हारे पास आते हैं। आखिर में तुम ये खुद देख पाते हो कि अच्छा अमाउंट कतूलू ने गेन कर लिया है, लेकिन सिर्फ लेवल 9 से कुछ नहीं होगा। लिमोरन सोचता है कि उसे और गेन करने के लिए मजीद डीप जाना होगा। जब तुम कतूलू का ग्रोथ स्टेटस देखते हो तो ग्रोथ स्टेज 3476 था। जिस पेस से तुम ग्रोथ गेन कर रहे थे तो एक और पूरा दिन हंट करने के बाद तुम अपना टारगेट हिट कर पाओगे, क्योंकि आज का ज्यादा से ज्यादा टाइम आउटर एरिया में वेस्ट हो गया और डीप जोन में पहुंचने तक तुमने काफी टाइम भी लगाया, इसलिए पोटेंशियल स्पिरिट पावर काफी मिस हो गई। वरना ये जो टोटल है तो वो इससे भी और ज्यादा होता। ये कहते हुए अब सूरज ढल रहा था। जब तुम आगे बढ़ते हो तो तुम देखते हो मेगाट्रॉन राम जमीन पर पड़े थे। बॉडीज पर उनके खून लगा हुआ था। ये बीस्ट माउंटेन गोट्स जैसे दिख रहे थे, मगर उनके जो सींग थे तो वो मैग्नेटिक जैसे थे, जो मेटल ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करके वेपन की तरह यूज करते हैं। तुम्हें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। तुमने सुना था कि मेगाट्रॉन राम का मीट काफी टेस्टी होता है और शाम भी हो रही थी तो तुमने सोचा यहीं पर ही रेस्ट कर लेते हैं, जिसके बाद तुमने काम शुरू कर दिया। बीस्ट स्पेस से तुम छोटा सा नाइफ और क्लीन वाटर निकाल लेते हो। नाइफ की मदद से तुम उस गोश्त को केयरफुली काट देते हो। जो बेस्ट स्लाइसेस थे तुम वो अलग कर लेते हो। अब पकाने के लिए आग चाहिए तो तुम फायरवुड को भी गैदर करके आग जला देते हो। सबसे पहले गोश्त के जितने भी स्ट्रिप्स तुमने अलग किए थे तुम उसको पकाना शुरू कर देते हो। उसको अच्छी तरह से सीजनिंग दी और आग पर स्लो रोस्ट होने के लिए रख दिया। लिमोरन की टेक्निक काफी सॉलिड थी। उस बीस्ट का गोश्त बिल्कुल एक नॉर्मल मटन जैसे स्मेल प्रोवाइड कर रहा था। फैट सिजल कर रहा था, हल्की आवाज के साथ पक रहा था। कुछ ही देर में वो रेडी हो गया। तुमने एक बाइट लिया और जो जूसी और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से तुमने पकाया है तो तुम खुद पर बहुत प्राउड फील करने लगे। तुम्हारे पास ही कतूलू ने एक अजीब सी आवाज निकाली। तुमने देखा उसके कुछ टेंटिकल्स धीरे धीरे हिल रहे थे तो तुम पूछने लगे कि तुम्हें भी चाहिए, जिसके बाद तुम उसे एक पीस दे देते हो। हीट से कतूलू को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। टेंटिकल की मदद से उसने मीट को पकड़ा और सीधा निकल गया। जब तुम और कतूलू बहुत आराम से खा रहे थे तो कुछ लोग तुम्हारी तरफ बढ़े। उन्होंने आग देखी और उन्होंने एस्यूम किया कि वहाँ पर कोई है तो चलो वहाँ पर चलते हैं। उनकी आवाज सुनते ही तुम डायरेक्ट अलर्ट हो गए। जब तुमने मुड़कर देखा कुछ लोगों के पास फ्लैशलाइट थी, तुम्हारी तरफ दौड़ रहे थे। उनमें से जो बीच वाला था तुम्हें तुरंत पहचान लेता है। कहता है जोयन चैंग। वो तुम्हें देखते ही खुशी से फट गया और कहने लगा लिमोरन, तुम्हें लगा डीप जोन में भागकर मैं तुम्हें नहीं ढूंढ पाऊंगा। अब पकड़ लिया, अब कहाँ भागोगे, कोई रास्ता ही नहीं बचा। तुमने वापस वो बोटी रखी जो कि तुम खा रहे थे और जोयन चैंग से कहा मैं और भागूं, वो भी तुमसे? भाई मजाक मत करो। जोयन कोल्ड आवाज में कहता है कि अगर भागोगे नहीं तो यहाँ पर मारे जाओगे। तो लिमोरन जोयन चैंग से कहता है सिटी में मारना प्रोहिबिटेड है, तुम्हें क्या ये नहीं पता? रिस्पॉन्स में वो कहता है कि उसे पता तो है, लेकिन अगर एक बंदा अचानक और एक्सीडेंटली मर जाता है तो? उसके बाद वो कहता है कि यहाँ सिर्फ तुम हो और कोई नहीं। अगर वो यहाँ पर तुम्हें मार के ऐसा दिखाता है कि किसी स्पिरिट बीस्ट ने तुम्हें मारा तो किसी को भी पता नहीं चलेगा। ये सुनते ही ली समझ गया, मगर तुम डरे नहीं और तुमने उससे कहा तुम तो बहुत स्मार्ट हो गए हो गधे। एक फॉलोवर ने ये बात सुनी तो जोयन चैंग से बोला कि वो आपको इनडायरेक्टली इडियट बुला रहा है, जिससे जोयन बोला कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, अब तुम मरोगे। उसने जो हेवन बर्निंग फ्लेम टाइगर समन किया तो वो तुम पर भेज दिया, लेकिन जो ही उसने तुम्हें देखा तो वो अनकंट्रोलेबली कांपने लगा, जैसे किसी अनइमेजिनेबल चीज को देख लिया हो। जोयन चैंग कहता है कि फ्लेम टाइगर क्या हुआ, इस कचरे को जल्दी से मार डालो ना। लेकिन टाइगर आगे नहीं बढ़ा, वो जमीन पर बैठ गया कांपते हुए और एक छोटी सी पित्तू हुई मियाओ जैसी आवाज निकाली। सब लोग हैरानियत से इसे देख रहे थे। तुम्हें इस मंजर से बहुत हंसी आई और जोयन चैंग से बोला कि तुम्हारा टाइगर शायद से लड़ना नहीं चाहता, तो क्या मैं पहले अटैक करूं? एक ब्लैक टेंटिकल लाइटनिंग की तरह शूट हुआ और फ्लेम टाइगर को पकड़ लिया। एक स्क्वीज से ही वो टाइगर पीसेस में टूट गया। एक एपिक ग्रेड ब्लड लाइन बीस्ट और उसे रिएक्ट करने का चांस भी नहीं मिला। जोयन अब बहुत ज्यादा डरने लगा। ये क्या था, मेरा फ्लेम टाइगर? के तभी सबकी नजर तुम्हारे बीस्ट पर पड़ गई। एक मैसिव क्रीचर तुम्हारे साइड में खड़ा था, ब्लैक मिस्ट से घिरा हुआ था। ऑक्टोपस टेंटिकल्स हर डायरेक्शन में फैल रहे थे। वो खौफजदा होकर कहने लगे ये कौन सा मॉन्स्टर है? जोयन चैंग और
उसके फॉलोअर्स की जो रोंगटे खड़े हो गई, वो भी तुम्हारे बीस्ट को देखकर जो कि उनके सामने था। उसे देखकर उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं आ रहा था। उनके सामने खड़ा हुआ वो क्रीचर उनके अंदर सीधा हड्डियों तक उतर जाने वाला डर भर रहा था। तुम्हारे होंठों के कोने पर एक ठंडी हल्की सी विकेट स्माइल आई। तुमने धीरे से कहा, इतनी मेहनत करके मुझे मारने आए हो तो यही मर जाओ। तुमने तुरंत से कतूलू को कमांड दिया, मास मैडनेस एक्टिवेट करो। आवाजों की वेव्स हर डायरेक्शन में फैल गई। जो यंग चैंग और उसके फॉलोअर्स ने महसूस किया और उनका बॉडी रिस्पॉन्ड करना बंद हो गया। उनकी आंखें पूरे हॉरर से भर गई। उन्होंने बोलने की कोशिश की लेकिन एक शब्द भी नहीं निकल पाया। धीरे धीरे उनकी आंखें भी ब्लैंक हो गई। एक एक करके सब लोग प्रार्थना करने लगे। एक अजीब सी चैंटिंग सब लोग एक साथ पढ़ने लगे। कुछ सेकंड्स के बाद वो एक दूसरे पर टूट पड़े। सिर्फ आधा मिनट लगा, फिर हर एक के बॉडी से एक लाइट उठी और उनकी जो बॉडीज थी वो डिसॉल्व होने लगी, जैसे वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। सिस्टम नोटिफाई करता है कि सैक्रिफाइस सक्सेसफुल हुआ 7 ह्यूमंस का। योर कतूलू हैज गेन्ड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फियर फेथ। फियर फेथ की तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आई और तुमने डायरेक्ट सिस्टम से पूछा। सिस्टम ने जवाब दिया, कतूलू को उसकी कंप्लीट फॉर्म तक कल्टीवेट करे तो एडिशनल फंक्शन अनलॉक होंगे। तुमने हल्का सा सिर हिलाकर बात को साइड कर दिया। अभी उसके बारे में सोचने का टाइम नहीं था। मगर जोयान और उसके ग्रुप की डेथ ने तुम्हें बिल्कुल इफेक्ट नहीं किया। वो तुम्हें खुद मारने आए थे। अगर तुम हेसिटेट करते तो आज तुम जिंदा नहीं होते। अगर तुम अभी भी वहाँ पुराने एफ रैंक टेमर होते तो आज तुम्हारी डेथ पक्की थी। तुमने डिसाइड कर लिया था तुम जोयंग चैंग को जिंदा नहीं छोड़ोगे और रेल में कोई भी सर्वेलेंस नहीं था। और जब सेक्रीफाइस हो गया तो कुछ भी नहीं बचा, कोई प्रूफ नहीं। किसी को कभी पता नहीं चलेगा कि ये सब तुमने किया। तुमने आग बुझाई और कतूलू के साथ वहाँ से निकल गए। कुछ ही दूर एक पियर्सिंग चीख गूंजी। गोल्डन फ्लेम्स बार बार इरप्ट हो रही थी। कई बर्ड टाइप बीस्ट उन फ्लेम्स में जलकर खत्म हो रहे थे और दिखाया जा रहा था गोल्डन फेदर्ड डिवाइन फीनिक्स डिफीटेड लेवल 7 स्कारलेट फेदर्ड बर्ड। इनाम में उसको 76 स्पिरिट पॉइंट्स मिले। इसी तरह लेवल 8 आइस क्रेस्ट स्पैरो को भी मारकर उसने 88 स्पिरिट पॉइंट्स गेन कर लिए। 2 नोटिफिकेशन एक साथ आए। लू जिन होंग जो फीनिक्स के ऊपर बैठी थी हल्की सी स्माइल की। वो भी अपने रास्ते में सब कुछ डिस्ट्रॉय करते हुए डीप जोन तक आ चुकी थी। उसने आसमान की ओर देखा, अंधेरा हो रहा था और कहने लगी शाम हो गई, रेस्ट करना होगा। उसने आसपास स्कैन किया और एक क्लियरिंग देखी। कहने लगी यही रुकते हैं आज रात। फीनिक्स लैंड हुआ, सब नॉर्मल लग रहा था। लेकिन जैसे ही वो उसे विड्रॉ करने वाली थी, फीनिक्स अचानक कांपने लगा। ये देखकर लू जिन होंग शॉक हो गई और वो पूछने लगी क्या हुआ। फीनिक्स ने अपने विंग्स लपेट लिए और ज्यादा कांपने लगा। लू जिन होंग ने तुरंत से ही स्टेटस चेक किया जिस पर दिखाया जा रहा था अफेक्टेड बाय इमेंस मेंटल इंटरफेरेंस, कॉम्बैट एबिलिटी लॉस्ट। ली जिन होंग को समझ में नहीं आई कि आखिर मेंटल इंटरफेरेंस ये किस चीज को पॉइंट आउट कर रहा है। उसका दिमाग तुरंत अलर्ट हो गया और वो कहने लगी कि क्या यहाँ कोई पावरफुल बीस्ट था। लेकिन चाहे यहाँ पर कुछ भी हो, उसका फीनिक्स सर्वेनियर ग्रैंड ब्लड लाइन का था। अगर वो इतना डर गया तो जो भी यहाँ था उसका ब्लड लाइन कम से कम ओवरलोड ग्रेड तो होगा या शायद मिथिकल भी। लू जिन होंग का फेस पीला हो गया। शॉक क्लियरली विजिबल था और कहने लगी बिगिनर रेल्म में ओवरलोड ग्रेड क्रीचर कैसे हो सकता है। क्या यूलॉन में कोई ऐसा जीनियस है जिसके बारे में मुझे पता नहीं है। अगर तुम ये सीन देखते तो बिल्कुल इनोसेंट लगते। एक्चुअली वो वही जगह थी जहाँ तुमने सब किल किया था। गोल्डन फेदर्ड डिवाइन फीनिक्स सिर्फ कतूली के मास मैडनेस के मेंटल इंटरफेरेंस से इफेक्ट से ही इतना डर गया था। तो सोचो वो और कितना पावरफुल बनेगा तो वो और कितना ज्यादा टेरिफाइंग होगा। कतूलू एक एंशिएंट ओवरलोड एग्जिस्टेंट था, यूनिवर्स के सबसे पावरफुल बीइंग्स में से एक। मिथिक ग्रेट बीस्ट भी उसके सामने स्टैंड नहीं करते, तो ये सर्वेनियर ग्रेड फीनिक्स क्या चीज था। असली कतूलू के सामने एक नॉर्मल इंसान सिर्फ एक नजर में ही मैडनेस में खो जाता है। लू जिन होंग अपने कांपते हुए फीनिक्स को देख रही थी, समझ नहीं पा रही थी वो क्या करे। अनफॉर्चुनेटली जो मेंटल रेजिस्टेंट थी तो वो ज्यादा देर तक टिका नहीं। लगभग 1 मिनट के बाद फीनिक्स का ट्रेम्बलिंग धीरे धीरे रुक गया। उसने 2 बार आवाज निकाली और नॉर्मल हो गया। लू जिन होंग ने रिलीफ की सांस ली और उसे अपने पास खींच लिया। फीनिक्स ने भी रिस्पॉन्स दिया जैसे कह रहा हो सॉरी तुम्हें टेंशन देने के लिए। लू जिन होंग ने सर हिलाया और कही ये तुम्हारी गलती नहीं है, मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ इतना पावरफुल बीस्ट मिलेगा। उसका जो रेस्टलेसनेस था वो गायब हो गया। उसकी जगह एक नया इमोशन आया, वो था एक्साइटमेंट। वो
धीरे से बोली, मेरे फादर हमेशा कहते थे हमेशा कोई ना कोई तुमसे बेटर होगा और एग्जिस्ट भी करता है, आज मैं खुद देख रही हूँ। लिमुरॉन के फॉल के बाद मुझे लगा था सिटी में कोई भी ऐसा नहीं बचा जो मुझे चैलेंज कर सके, लेकिन लगता है मैं गलत थी। वो कहने लगी कि जो भी तुम हो मैं तुम्हें ढूंढूंगी और तुम्हें सरपास करूंगी। उसने आसपास ध्यान से देखा, एक रिसेंटली बुझा हुआ कैंप फायर, साथ में कुछ मैग्नाथ्रॉन राम के बॉडीज भी थे, क्लियर साइंस कि कोई यहाँ था और अभी ज्यादा दूर नहीं गया। जो कि देखकर वो कहने लगी कि चलो चलते हैं। वो डिवाइन फीनिक्स के साथ तुम्हारी डायरेक्शन में निकल पड़ी। उसी वक्त एक तेज बीस्ट हाउल आई और ब्लड मिस्ट का स्प्रे हुआ। बाद में सिस्टम पर दिखाया गया, कतुलू डिफीटेड लेवल 14 सेबर टूथ वोल्फ, गेन 189 स्पिरिट पावर। तुम ऑलरेडी काफी बीस्ट को कट कर चुके थे, अब रात पूरी तरह हो चुकी थी। तुमने स्ट्रेच लिया और कतूलू के ऊपर लेट गए। इतने घंटों तक फाइट देखने के बाद फैटीग नेचुरल था और बोले कल कंटिन्यू करूंगा। तुमने कैंप फायर सेट करना स्टार्ट किया। थोड़ी देर में एक सिंपल टेंट रेडी हो गया। फायरवुड गैदर करके आग जलाई। सब सेट होने के बाद तुमने कतूलू को वापस बीस्ट स्पेस में रिटर्न कर दिया। तभी तुम्हारी नजर किसी मूवमेंट पर गई। तुमने हल्का सा यौन किया, हाथ उठाए कतूलू को समन करने के लिए, फिर रुक गए क्योंकि ये सामने आने वाली फिगर को तुम पहचान लिए। ये और कोई नहीं बल्कि लू जिंग होंग थी। उसने भी तुम्हें देखा, थोड़ा सा हैरान हुई। वो मिस्टीरियस जीनियस को ढूंढने आई थी और यहाँ तुम मिल गए। बाद में वो कहने लगी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, एक एफ रैंक टेमर डीप जोन में अकेला, क्या तुम सच में मरना चाहते हो? उसने आसपास देखा और तुम्हारा कैंप देखकर जेन्युइनली कंफ्यूज्ड हो गई। तुम भी थोड़ा सा सरप्राइज थे और बाद में कहने लगे छोटी दुनिया है, तुम भी यहाँ तक आ गई, काफी इम्प्रेसिव हो लू जिंग होंग, डीप जोन तक पुश कर लिया तुमने भी। लेकिन ली जिन होंग को छोटी मोटी बातों में इंटरेस्ट नहीं था। उसने सीधा पूछा, लीरान मैं पूछ रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ जानना है, क्या तुमने यहाँ आसपास किसी एक्सट्रीमली पावरफुल टेमर को देखा? उसका बीस्ट मेंटल टाइप होना चाहिए। मेरा गोल्डन फेदर डिवाइन फीनिक्स को उसने अपने मेंटल एनर्जी से डरा दिया था। तुमने रिस्पॉन्स में बोला मेंटल टाइप बीस्ट, और इस जगह तुम्हारे दिमाग में तुरंत एक ही नाम आया, कथूलू। मास मैडनेस एक मेंटल टाइप स्किल था और उसका रेजिड्यू रहना नॉर्मल था। तुम्हारा एक्सप्रेशन थोड़ा अजीब हो गया और अपने आप से पूछने लगे कि क्या वो कथूलू की बात कर रही है। तुमने एक मोमेंट के लिए सोचा कि क्या कथूलू को यहाँ पर समन करना चाहिए, मगर फिर तुमने डिसाइड किया कि नहीं। लू जिंग होंग को स्ट्रॉन्ग लोगों को ढूंढने का शौक था, थोड़ा और ढूंढने दो उसे। तुम थोड़ा क्यूरियस भी थे, कब उसे पता चलेगा कि वो तुम हो। तुमने सीधा रिस्पॉन्स दिया, मुझसे मत पूछो, मुझे नहीं पता, मैं किसी को नहीं देखा। तुम्हारा ये जो फ्लैट डिनायल था तो ये लू जिंग होंग को पसंद नहीं आया, लेकिन उसने बात को आगे भी नहीं बढ़ाया। वो ठंडी सी हफ के साथ मुड़ गई, फिर कुछ स्टेप्स के बाद रुक कर बोली, मैं एडवाइस दूंगी जितनी जल्दी हो सके रेल्म छोड़ दो। तुम्हारे टैलेंट के साथ यहाँ रहना मतलब डेथ का वेट करना है। तुम 3 साल तक उसे डोमिनेट करते रहे थे, वो तुम्हें सरपास करने के लिए ही पुश कर रही थी। तुम्हारा डाउनफॉल देखकर वो ये नहीं चाहती थी कि तुम इतनी पैथेटिक तरीके से खत्म हो जाओ, मगर तुमने शांति से कहा अपनी फिक्र करो, तुम्हें नहीं पता तुम्हारे लिए क्या सही है, बाद में रिग्रेट करोगी। एक और वार्निंग इग्नोर हो गई। इस बार लू जिंग होंग के अंदर थोड़ी इरिटेशन आ गई। उसने डिसाइड किया अब तुम अपनी मर्जी से जो करना है तो वो करो। वो डिवाइन फीनिक्स के साथ चली गई, जल्दी ही गायब भी हो गई। तुमने सर हिलाया, टेंट के अंदर गई, स्लीपिंग बैग सेट किया और आराम से सो गए। लेकिन अचानक से एक पियर्सिंग क्राई ने तुम्हें जगा दिया। तुम बाहर आए और रुक गए। लू जिंग होंग अपने गोल्डन फेदर डिवाइन फीनिक्स पर आसमान में ऊपर उड़ रही थी, लेकिन जैसे ही वो ऊपर गई कई मैसिव ईगल ट्रीज से निकलकर उस पर अटैक करने लगे। तुमने तुरंत से पहचान लिया कि ये तो आयरन विंग जायंट ईगल्स हैं। ये बिगिनर रेल्म के सबसे ब्रूटल स्पिरिट बीस्ट में से एक थे। एक लोवेस्ट लेवल भी 15 से ऊपर होता है, कुछ 18-19 तक पहुंचते थे। गोल्डन फेदर डिवाइन फीनिक्स का ब्लड लाइन स्ट्रॉन्ग था, लेकिन अभी वो इन्फेंसी स्टेज में था। रॉ स्ट्रेंथ लिमिटेड थी, एक के अगेंस्ट मुश्किल होता और यहाँ तो मल्टीपल ईगल्स थे। फीनिक्स ने एक पेनफुल क्राई निकाली और गोल्डन फेदर्स तोड़ दिए गए। लू जिंग होंग अपना बैलेंस बरकरार नहीं रख पाई, वो भी हवा में, और एक स्क्रीम के साथ वो नीचे गिर गई। इतनी हाइट से गिरती तो सीधा डेथ होती। तुम्हारे पास सोचने का टाइम नहीं था, तुमने तुरंत कतूलू समन किया। कतूलू ने एक टेंटिकल
टेंटिकल से तुम्हें पकड़ा और लाइटनिंग स्पीड से आगे शूट किया। ब्लैक मिस्ट फैल गई दोनों को कवर करते हुए। एक पल में तुम लू जिंग होंग के बिल्कुल नीचे थे। कई टेंटिकल्स लाइटनिंग की तरह ऊपर शूट हुए और आयरन विंग ईगल्स को सीधा पियर्स कर दिया। बाद में सिस्टम पर नोटिफिकेशन आया, कथुलू डिफीटेड लेवल 15 आयरन विंग जाइंट ईगल, गेन्ड 280 स्पिरिट पावर। और एक 16 लेवल का आयरन विंग जाइंट ईगल भी उसने मार डाला था, जिसकी मदद से उसे 320 स्पिरिट पावर मिली। नोटिफिकेशंस तो आ रहे थे, लेकिन तुम्हारा ध्यान सिर्फ एक चीज पर था। तुमने कथुलू को कमांड दिया, एक टेंटिकल उठा और लू जिंग होंग को ग्राउंड हिट करने से पहले ही कैच कर लिया। उसे धीरे से जमीन पर रख दिया गया। गोल्डन फेदर्ड डिवाइन फीनिक्स भी डाइव करके आई अपनी मास्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन जैसे ही उसने कथुलू को देखा वो फ्रीज हो गई। उसने अपने विंग्स लपेट लिए और वॉयलेंटली कांपने लगी। लू जिंग होंग ने धीरे से आंखें खोली। वो साथ में कंफ्यूज्ड भी थी और कहने लगी, मैं ठीक हूँ, तुम्हें क्या हुआ? फिर जब उसने मुड़कर देखा और वो सीन देखा जो वो कभी नहीं भूल पाएगी। एक 2 मीटर से बड़ा क्रीचर, ऑक्टोपस हेड, ह्यूमन बॉडी, बैट विंग्स, पूरा ब्लैक मिस्ट में घिरा हुआ। उसके पास एक इंसान खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा मिस्ट में कंप्लीटली हिडन था। वो क्रीचर हर डायरेक्शन में इंटेंस मेंटल इंटरफेरेंस रेडिएट कर रहा था। लू जिंग होंग ने सिर्फ 1 सेकंड के लिए देखा और उसका दिमाग हिल गया, ऑलमोस्ट दिमाग में खींच गई थी। उसने तुरंत से नजर हटा ली। शॉक उसके चेहरे पर क्लियर दिख रही थी। उसे समझ में आ गया, यही वो मिस्टीरियस जीनियस है जिसे वो ढूंढ रही है। तुमने थोड़ी इरिटेशन के साथ कहा, 3 साल स्कूल में क्या सीखा है तुमने? रात में आयरन विंग जाइंट ईगल सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं, फिर भी तुम हवा में उड़ी। कथुलू के मिक्स के थ्रू तुम्हारी आवाज अजीब और इटर्नल लग रही थी। वो तुम्हें पहचान नहीं पाए। लू जिंग होंग सच में थोड़ी रैटल्ड हो गई। उसने अपने आप को संभाला और खड़ी हो गई और कहने लगी, मैं तुम्हारी हेल्प के लिए ग्रेटफुल हूँ, लेकिन मैं अपने डिसीजंस खुद लेती हूँ। यही वो जीनियस था जिसे वो सरपास करना चाहती थी। वो उसके सामने वीकनेस शो नहीं करेगी। तुम उसे देखकर थोड़ा सा अम्यूज्ड हो गए और बोले, अभी भी अपने डिसीजंस खुद लेती हो? अगर मैंने सामने पर नोटिस नहीं किया होता तो इस हाइट से गिरने पर तुम पक्का मर जाते। ये सिर्फ रेकलेस होना नहीं था, ये असली मैडनेस था। लू जिंग होंग ने अपना हेड घुमाया और कुछ नहीं कहा, 1 इंच भी नहीं दिया। तुम थक कर बोले, 3 साल हाई स्कूल इस लड़की के साथ तुमने गुजारे हैं। तुम जानते हो कि ये लड़की कितनी स्टबर्न है। तुमने बिना किसी वार्मथ से कहा, फाइन, जो करना है वो करो। अगर फिर कुछ गलत हुआ तो मत कहना मैंने वार्न नहीं किया। तुम जा ही रहे थे कि लू जिंग होंग ने अचानक से पुकारा। उसने कहा कि वेट। तुमने इम्पेशेंट होकर देखा और कहा, क्या है? लू जिंग होंग ने कहा, प्लीज बताओ तुम किस स्कूल से हो और तुम्हारा नाम क्या है? मैंने अपनी लाइफ तुम्हारे हाथों बचाई और मैं उसका रिपेमेंट करूंगी। ये सुनकर तुम्हारा जो एक्सप्रेशन था तो वो एक मलिशियस ट्विस्ट ले गया। तुमने कहा, तुम नहीं बता सकती कि मैं कौन हूँ? लू जिंग होंग ब्लिंक कर गई, मगर मिस्ट पूरी तरह से छाई हुई थी। वो तुम्हें क्लियरली देख नहीं पा रही थी। तुमने रियलाइज किया कि तुम कथुलू के बिल्कुल पास खड़े हो और उसका जो ब्लैक फोग था तुम पर भी वो था। कथुलू तुम्हारा कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट था, इसलिए तुम्हारी अपनी विजन ब्लॉक नहीं हुई। लेकिन लू जिंग होंग की नजर में तुम एक इंटायरली मिस्टीरियस फिगर बन गए थे और तुम्हारी वॉइस मिस्ट के थ्रू ट्रेवल कर रही थी। शायद स्लाइटली चेंज हो गई। नो वंडर वो इतनी क्लोज खड़ी होकर भी तुम्हें रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रही थी। तुम्हें एक मिसहीवियस इम्पल्स आया, छोटी सी लेसन्स लू जिंग होंग के पुअर जजमेंट के लिए। तुमने कहा, मुझे फादर बुला सकती हो, स्कूल के लिए टेंशन मत लो, जब ग्रैंड बीस्ट एग्जामिनेशन आएगा तुम्हें सब पता चल जाएगा। ये कहने के बाद तुम और तुम्हारा कथुलू चल बसे। फादर का टाइटल लू जिंग होंग के माइंड में लिंगर कर गया। कुछ ऑफ लग रहा था, लेकिन वो प्लेस नहीं कर पा रही थी। वो डार्क में तुम्हें सोलिट्यूड देख रही थी और एक फियर्स डिटर्मिनेशन उसमें जाग गई। फादर, अब तुम्हारे पास एडवांटेज है, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप गैप क्लोज करूंगी। मैं अपना रिपेमेंट करूंगी और फिर तुम्हें डिफीट करूंगी। लू जिंग होंग कभी अपने आप को किसी से वीकर नहीं होने देती। तुमने जाते हुए स्माइल रोकने की कोशिश की। ये पूरी तरह से वही 3 साल के हाई स्कूल वाली सीन थी। तब वो ऑब्वियसली तुम्हारे फुटस्टेप्स चेस कर रही थी और सोचा ग्रैंड बीस्ट एग्जामिनेशन पर उसका फेस कैसे होगा जब वो समझेगी कि वो अभी भी तुम ही हो। तुम क्वाइटली सोच रहे थे, 3 years ago तुम मेरे फुटस्टेप्स चेस कर रही थी। 3 years from now on तुम फिर से चेस कर रही होगी। तुम्हारे जाने के बाद गोल्डन फेदर्ड डिवाइन फीनिक्स का ट्रेम्बलिंग ग्रेजुअली रुका। वो लू जिंग होंग की कॉल पर देखती है, एक्सप्रेशंस डीपली थॉटफुल और कॉशियस बन गए। गोल्डन फेदर डिवाइन फीनिक्स को देखकर लग रहा था कि एक सॉवरन ग्रेड ब्लड लाइन बीस्ट को इतना हेल्पलेस बना दिया गया है। लू जिंग होंग ने उसके फेदर्स को जेंटली स्ट्रोक किया और कहने लगी, डरो मत,
ट्रस्ट कर, एक दिन हम उस इंसान को सरपास करेंगे। तुम मेरे बीस्ट हो, तुम्हें दूसरों से कम नहीं होना चाहिए, जैसे मुझे भी नहीं होना चाहिए। फीनिक्स ने एक अजीब नजर से देखा। अगर लू जिंगहोंग समझ पाई होती तो शायद उसे ये समझ में आ जाता, तेरी अकल चली गई है तेल लेने। अगर तुम्हें अपनी मौत को बुलावा देना ही है तो मुझे इसमें मत घसीट। अगर गोल्डन फेदर डिवाइन फीनिक्स अपनी विंग्स को रैप ना करता तो उसका दिमाग ही चला जाता। अगले दिन तुम कतूलू के साथ निकले और अपना हंटिंग का सफर दोबारा शुरू किया। तुम्हारा ग्रोथ प्रोग्रेस हाफ से ज्यादा हो गया था। थोड़े और घंटे का हंटिंग और ग्रोथ स्टेज ट्रिगर हो जाता। तुम कतूलू के ऊपर बैठकर रिलैक्स हो रहे थे, तभी कतूलू की एक टेंटिकल लाइटनिंग की तरह निकल गई और एक 3-आइड लीपर्ड कैट जो कुछ समझ भी नहीं पाई थी तुरंत मार डाली गई। कतूलू ने लेवल 16 3-आइड लीपर्ड कैट को डिफीट किया और 268 स्पिरिट पावर गेन किया। डीप जोन के स्पिरिट बीस्ट बहुत पावरफुल थे, लेकिन कतूलू के सामने सब कुछ भी नहीं थे। हर बीस्ट कतूलू के सामने आने से डरता था। कतूलू के टेंटिकल्स इतने तेज मूव करती कि जैसे लाइटनिंग और एक 100 मीटर तक एक्सटेंड कर सकती थी। अगर कोई बीस्ट उसके पास आने की कोशिश करता तो वो बिल्कुल भी एस्केप नहीं कर पाता। काफी घंटे गुजर गए और तुम सिर्फ रिलैक्स कर रहे थे। जब कतूलू हर बीस्ट को मार रहा था तभी एक चीज दिखाई दी। कतूलू हैज मेट द कंडीशंस एंटरिंग द ग्रोथ स्टेज। तुम्हें काफी एक्साइटमेंट फील हुई। कतूलू के बदलाव को तुरंत नोटिस किया। उसके आसपास का जो ब्लैक मिस्ट और भी ज्यादा थिक हो गया। उसकी प्रेजेंस बहुत पावरफुल हो गई और उसकी मेंटल अटैक्स की इंटेंसिटी भी कई गुना बढ़ गई थी। जितनी दूर तक स्पिरिट बीस्ट थे सब डर के भाग रहे थे। कतूलू का साइज 2 मीटर से बढ़कर 3 मीटर हो गया। कुछ मिनट्स के बाद कतूलू ने ग्रोथ स्टेज सक्सेसफुली अचीव किया। उसके मास मैडनेस स्किल की पावर बढ़ गई थी और अब उसे फेनेटिकल डिवोटिस भी बनाया जा सकता था। टेंटिकल स्ट्राइक की रेंज 2 मीटर्स तक एक्सटेंड हो गई थी। और सबसे मजेदार बात, कतूलू को एक नया स्किल मिला, समन सर्वेंट्स। तुम काफी खुश हुए थे। डीप वंस कतूलू के सर्वेंट्स अब अवेलेबल थे। स्टार स्पॉन्स भी अब दूर नहीं थे। कतूलू के सर्वेंट्स काफी पावरफुल होते थे। तुम कतूलू मिथोलॉजी के बड़े फैन थे और तुम्हें पता था कि कतूलू के सर्वेंट्स, एवटार्स और एबिलिटीज कैसे होती हैं। तुम्हें क्यूरियोसिटी थी कि जो डीप वंस कतूलू ने समन किए थे वो मिथोलॉजिकल काउंटर पार्ट्स के कंपैरिजन में कैसे लगेंगे। तुमने तुरंत कतूलू को ऑर्डर दिया उन्हें समन करने के लिए। एक अजीब आवाज सुनाई दी। जमीन के नीचे काला पानी फैल गया और एक एक करके फिश हेडेड ह्यूमनॉइड फिगर निकल कर सामने आए। 10 डीप वंस, हर एक 2 मीटर का, पावरफुली बिल्ड। डीप वंस कतूलू के सर्वेंट थे। उन्होंने अपने आप को कतूलू के सामने प्रोस्ट्रेट किया और नीचे से लो वॉइस में प्रेयर ममरिंग कर रहे थे। उसका अपीयरेंस देखकर तुम्हें सेटिस्फेक्शन मिल गई। तुम उनके डिटेल्स पढ़ने लगे। डीप वंस लेवल 1, डायरेक्ट किन ऑफ कतूलू, पोजेस अंडर वाटर ब्रीथिंग एंड इमोर्टैलिटी। ये इंप्रेसिव था। तुमने सोचा ये मेरे एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा अच्छे हैं। तुम बहुत खुश थे। इन डीप वंस की स्पेशल एबिलिटीज कुछ भी ऑर्डिनरी समन से बेटर थी। उसके नंबर्स पर थोड़ा लिमिट था पर कोई टेंशन नहीं। अब देखेंगे कितने स्ट्रोंग है ये कॉम्बैट में। तुमने कमांड दिया और वो 10 डीप वंस सब तेजी से रेल्म में डिस्प्रेस हो गए। उनकी फिगर्स बहुत जल्दी नजरों से गायब हो गई और कतूलू हर एक को ट्रैक कर सकता था हमेशा। तुम कतूलू के मास्टर थे तो नेचुरली वो साइट तुम्हारे लिए भी थी। 2 डीप वंस एक ग्रेट अर्थ बेयर के एरिया में चले गए थे जो कि एक बहुत ही पावरफुल स्पिरिट बीस्ट था जो फिजिकल पावर में अनमैच था। वो बेयर लेवल 10 के आसपास था लेकिन एक ही स्वीप में पेड़ को झुका दे, इतना पावरफुल था। तुम्हारे अंडर वो जो 2 डीप वंस लेफ्ट और राइट से आए और बेयर के आसपास चलने लगे, वो भी बहुत एजाइल तरीके से। उनकी क्लोज ने उसकी स्किन को बार बार काट दिया। फिर दोनों ने क्लोज होकर उसके फ्लैश को अपने क्लोज से चीरा। कुछ ही मिनट बाद वो बेयर एक डाइन मॉन मारते हुए गिर गया। तुम इम्प्रेस्ड हो गए। वो कतूलू जितने पावरफुल नहीं थे फिर भी काफी स्ट्रॉन्ग थे। ऐसे साइज का क्रीचर कुछ मिनट्स में मर गया। कतूलू ने लेवल 15 ग्रेट अर्थ बेयर को मार दिया और 336 स्पिरिट्स पॉइंट मिल गए। जो किल्स डीप वंस ने की थी वो भी कतूलू के पावर में काउंट हुई क्योंकि वो उसके कीन थे। बाकी डीप वंस ने अपना प्रे भी जल्दी ढूंढ लिया। थोड़ी देर में सब ने अपनी अपनी किल्स कर ली। जल्दी ही कतूलू ने एक सॉलिड अमाउंट ऑफ स्पिरिट पावर कलेक्ट कर लिया जो तुमने देखा और उससे सेटिस्फाई होकर तुमने डीप वन के पर्सपेक्टिव से डिस्कनेक्ट कर लिया। जब वो सब हंटिंग कर रहे थे तुम कतूलू के साथ रेल्म के अंदर और गहराई में चले गए थे। तुम ऑलरेडी एग्जाम का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर चुके थे लेकिन
रेल्म अभी क्लोज नहीं हुआ था, हर एक्स्ट्रा स्पिरिट पावर काफी वैल्यूबल था। एक स्ट्रॉन्गर कतूलू का मतलब था ज्यादा कॉन्फिडेंस। जब ग्रैंड बीस्ट एग्जामिनेशन के टाइम आए तब एक नोटिफिकेशन आई, एक डीप वन मार दिया गया था। तुम शॉक हुए और रुके, मार दिया गया? तुम सच में हैरान हो गए, क्योंकि डीप वंस लेवल 17 या 18 स्पिरिट बीस्ट के अगेंस्ट खुद को संभाल सकते हैं, फिर किसने एक को मार दिया। तुमने तुरंत कतूलू की अवेयरनेस से लिंक किया और गिर चुके डीप वन का फील्ड चेक किया। वो बहुत दूर तक गया था, रेल्म के सबसे दूर तक। वहाँ वो एक मैसिव ब्लैक वुल्फ्स के पैक से मिला था। सबसे बड़े वुल्फ्स लगभग 3 मीटर तक लंबे थे और छोटे लगभग 2 मीटर से भी ज्यादा, और उनके बीच 30 से 50 वुल्फ थे। जैसे ही डीप वन ने पैक को देखा, उन्होंने भी उसे देख लिया और एक साथ डजन्स ऑफ वुल्फ्स उस पर चार्ज कर दिए। बेचारे डीप वन को कोई चांस नहीं मिला और सीधा मार दिया गया। तुमने उन्हें तुरंत पहचान लिया, क्योंकि ये ऑब्सीडियन जायंट वुल्फ्स हैं। ये वुल्फ्स अपने साइज में ऑर्डिनरी वाइल्ड वुल्फ से कई गुना बड़े थे। इनकी स्पीड और स्ट्रेंथ एक्सेप्शनल थी, और सबसे जरूरी बात ये थी कि ये पैक स्पीसीज थे। ये हमेशा ग्रुप में मूव करते थे। छोटी पैक्स में 10 से ज्यादा होते हैं, बड़ी पैक्स में डजन से लेकर कभी कभी 100 तक वुल्फ होते थे। एक ऑब्सीडियन जायंट वुल्फ नोवाइस टेमर के लिए नाइटमेयर होता है। पूरा पैक तो और भी ज्यादा डेंजरस चीज थी। डीप जोन सच में बहुत डेंजरस था। इतनी सारी वुल्फ्स देख के कोई और तो भाग जाता, पर तुमने ठंडी और तेज आंखों से सीन देखा। तुमने सोचा मेरे कीन को मारने की हिम्मत की है। अगर उन्होंने ये सोचा कि कतूलू का गुस्सा नहीं है, तो अब वो अपनी सबक सीख रहे होंगे। तुम कतूलू के साथ सीधा वुल्फ पैक की टेरिटरी की तरफ मार्च कर रहे थे। ज्यादा टाइम नहीं लगा वहाँ पहुँचने में। लंबे और भयंकर हाउल्स हवा में घूम रहे थे। पैक को तुम्हारे आने की फील हो गई थी। धीरे धीरे ग्राउल का शोर सुनाई दे रहा था, जैसे वार्निंग दे रहे हो। और इतने सारे वुल्फ्स को देखने के बाद तुमने सोचा इन सब का कितना स्पिरिट पावर होगा। तुम्हारे चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आई। कतूलू की मिस्ट फैल गई और हाउलिंग तुरंत बंद हो गई। वुल्फ्स को लग रहा था कि कुछ तो गलत है, और सब एक साथ ब्रिसल हो गए। तुमने कमांड दिया और कतूलू ने मूव किया। मास मैडनेस रिलीज हो गया। एक गहरी गुनगुनाहट हर डायरेक्शन में फैल गई। फिर एक ट्विस्ट के एक डेंजरस मेंटल वेव जैसी एक वास्ट नेट पूरे पैक ऑफ ऑब्सीडियन जायंट वुल्फ के ऊपर छाई। वुल्फ्स बिल्कुल केओस में गिर गए। उनसे अजीब साउंड्स निकलने लगे और उनके मूवमेंट्स बिल्कुल इरेटिक और बिजारी हो गए। फिर वो वुल्फ एक दूसरे पर अटैक करने लग गए। कतूलू ने लेवल 17 ऑब्सीडियन जायंट वुल्फ को मार दिया और 389 स्पिरिट पावर मिल गई। कतूलू ने लेवल 18 ऑब्सीडियन जायंट वुल्फ को मार दिया। इस बारी 428 स्पिरिट पावर मिल गया। एक के बाद एक ऑब्सीडियन जायंट वुल्फ एक दूसरे को मार रहे थे। तेज चमकती रोशनी का स्ट्रीम कतूलू में डाला गया, और सबसे अजीब बात ये थी तुम और कतूलू ने एक भी मसल मूव नहीं किया। तुम बस वहाँ खड़े होकर देखते गए। ये ऑब्सीडियन जायंट वुल्फ एक दूसरे को मार रहे थे, फिर भी सारे स्पिरिट पावर कतूलू के पास जा रहा था। जो भी ये देखता वो बस चुप हो जाता। लगभग आधे घंटे बाद लास्ट ऑब्सीडियन जायंट वुल्फ गिर गया। तुमने खुद को सेटिस्फाइड स्माइल देने दिया। एक अच्छा शो था, लेकिन जोयन चैंग की परफॉर्मेंस जितना एंटरटेनिंग नहीं था। वुल्फ्स का कोई रिमेन नहीं था, उनकी बॉडीज सेक्रीफाइस हो गई थी। तुमने इस पे ज्यादा कुछ नहीं सोचा और कतूलू के साथ अपनी मार काट कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ गए। रेल्म के बाहर कैंडिडेट्स वापस निकल रहे थे। सिमुलेशन एग्जाम सिर्फ 2 दिन का था, पर जो लोग अंदर थे उनके लिए हर घंटा 1 साल बराबर महसूस हो रहा था। जो स्टूडेंट्स बाहर आ रहे थे या तो उनके कपड़े फटे हुए थे या वो खून में लथपथ थे। कोई भी वहाँ पर ऐसा नहीं था जिसको चोट ना लगी हो, लेकिन हर एक की आंखों में एक्साइटमेंट थी। ये उनकी पहली असली जंग थी, और ये अनुभव उनके साथ पूरी जिंदगी रहेगा कि कोई भी वर्दी टेमर बिना इसके नहीं बन सकता। हर बार जब कोई कैंडिडेट बाहर आता, एक टीचर उनके बीस्ट स्पेस को स्कैन करने आते और कंफर्म करते कि उनका बीस्ट ग्रोथ स्टेज तक पहुंचा है या नहीं। ज्यादातर कैंडिडेट्स ने पास कर लिया था और ग्रैंड बीस्ट एग्जामिनेशन क्लियर हो गई थी। थोड़े से लोग नहीं कर पाए थे, उनके चेहरे पर उदासी थी और कोई भी नहीं कह सकता था कि उनके फ्यूचर का क्या होगा। एक लंबी गूंजती हुई चीख आसमान में गूंज गई। लू जिंगहोंग ने गोल्डन फेदर डिवाइन फीनिक्स के साथ रेल्म से नीचे उतरकर चिनवान हाई स्कूल का डेजिग्नेटेड एरिया में लैंड किया। उसकी
आमद ने तुरंत सबका ध्यान खींच लिया और सब लोग कहने लगे, वाह वो बीस्ट देखो, क्या वो गोल्डन फेदर डिवाइन बीस्ट है? मैंने इसके बारे में बहुत टेक्स्ट बुक्स में पढ़ा है। अगर ये केओस स्टेज तक पहुंच जाता है तो ये सेक्रेट बीस्ट बन सकता है। वो जरूर लू जिंग होंग होगी, चूहिन हाई की। सुनने में आया है कि उसने एसएस रैंक टैलेंट को जगाया है। चिंगुई हाई का ये साल काफी अच्छा जा रहा है। चिंग हाई के प्रिंसिपल याओ देली ने अपने आसपास के ममर्स सुने और अपनी मुस्कान कभी नहीं छोड़ी। उनके आसपास के स्कूल्स के प्रिंसिपल खड़े थे, वो हंसने लगे और कह रहे थे, अजीब बात है, मैंने कभी पब्लिकली कुछ नहीं बोला, फिर भी सबको कैसे पता चल गया कि चिंग यू हाई ने एक एसएस रैंक बीस्ट टेमर प्रोड्यूस किया है। और हंसी मजाक हुई। प्रिंसिपल वू, आपका क्या ख्याल है, क्या असली टैलेंट अपने आप ही दिखाई देता है? जहाँ भी जाता है तो सब लोगों को पता चल जाता है। याओ देली का जो घमंड भरा चेहरा था, एक प्रिंसिपल के दांत बिंच जा रहे थे, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते थे। बस वो इतना कहते हैं कि ये सब कुछ किस्मत का खेल था और ये लोग लकी निकले। जैसे ही दूसरे अपने हाथ बांध रहे थे कि कहीं हमें मार ना डाले, वैसे ही याओ देली खुश होके लू जिंग होंग के पास तोड़कर चला और बोला, मिस लू, सब कुछ कैसे गया? लू जिंग होंग ने ठंडे दिमाग से जवाब दिया, शुक्रिया पूछने का मिस्टर प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कहने लगे कि मुझे पता था कि सिमुलेशन तुम्हारे लिए कुछ नहीं था। तभी एक एग्जाम ऑफिशियल ने आके कहा, मिस यहाँ रजिस्टर करना होगा। लू जिंग होंग ने हाँ में सर हिलाया और फॉर्म्स भरने चली गई। कई प्रिंसिपल्स वहाँ जमा हो गए थे। हर कैंडिडेट के पास एक ट्रांसफर टोकन होता था जो उनके डिफीटेड स्पिरिट बीस्ट को काउंट रखता था। इसी तरह सिमुलेशन एग्जाम के स्कोर्स कैलकुलेट किए जाते थे। याओ देली ने अपने पास के प्रिंसिपल्स को एक शैतानी मुस्कान के साथ देखा और कहा, ये बताओ जेंटलमैन, तुम्हें क्या लगता है मेरी मिस लू ने कितने स्पिरिट बीस्ट मार दिए? जैसे ही उसने ये कहा, दूसरे प्रिंसिपल थोड़ा ज्यादा ही इरिटेट हो गए। प्रिंसिपल वू ने थोड़ा गुस्से में कहा, कुछ नहीं, मैं मानता हूँ हाई टैलेंट का मतलब ये नहीं कि वो हाई कॉम्बैट इफेक्टिवनेस भी रखे। जो रिकॉर्ड सेट रखा गया था यू और सिटी सिमुलेशन एग्जाम में, वो किसी एस रैंक टैलेंट वाले ने बनाया था। बाकी प्रिंसिपल्स ने कहा, हाँ वो कितना था? आई बिलीव वो 300 के कुछ आसपास था। तो स्पेसिफाइड करते हुए कि 351 थे। तो बाद में वो कहते हैं कि मुझे लगता है बाद में कुछ एसएस रैंक टेमर्स यूएल से आए थे, पर उन्होंने वो रिकॉर्ड तोड़ने का सोचा भी नहीं। प्रिंसिपल वो थोड़ा गर्व से बोला, वैसे वो रिकॉर्ड होल्डर तो मेरे स्कूल से था ना। प्रिंसिपल वो थोड़ा ज्यादा प्राउड हो गया। हाँ बिल्कुल, मैं थोड़ा उसके साथ पिछले हफ्ते बात कर रहा था। उसे अपना तीसरा बीस्ट कॉन्ट्रैक्ट किया है और अब उसका सबसे पावरफुल बीस्ट अवेकन स्टेज में पहुंच गया है। कुछ प्रिंसिपल्स ने इम्प्रेस्ड होके आवाज निकाली, एक अवेकन बीस्ट में ऑलरेडी डिस्ट्रक्शन की शक्ति होती है। ऐसे बीस्ट पूरे यावलन में कुछ ही हाथों में होते हैं। याओ देली को लगा अटेंशन अब प्रिंसिपल वू पर शिफ्ट हो गया और वो इरिटेट हो गए। उन्होंने कहा, तुम सब बस थोड़ा रुक जाओ, आज ये रिकॉर्ड मेरे किसी स्टूडेंट ने तोड़ दिया तो फिर तुम लोगों को पता चलेगा। तभी लू जिन होंग ने अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया और उसके जो स्पिरिट बीस्ट किल्स अनाउंस किए गए वो टोटल 589 थे। चिंग यू हाई की लू जिन होंग स्पिरिट बीस्ट किल्स 589। हर प्रिंसिपल का चेहरा फट गया, खासकर प्रिंसिपल वू का। उसने अपने स्टूडेंट का रिकॉर्ड थोड़ी देर पहले ही घूम के बताया था और अब वो रिकॉर्ड तोड़ दिया गया था। वो कहने लगे, ये कैसे मुमकिन है, उसने इतने सारे कैसे मारे? प्रिंसिपल वू का चेहरा बिल्कुल ब्लैंक हो गया। हंसते हुए याओ देली ओल्ड वू से कहते हैं कि मैंने कहा था ना कि मेरी स्टूडेंट्स एक्सेप्शनल हैं, पर तुम सुनते ही नहीं हो। अब समझ गए? याओ देली अपने घमंड को पूरा कंट्रोल नहीं कर पाया। मुझे लगा इससे अब तेरी समझ में आ जाएगा। अगर कुछ और पढ़ना है या समझना है तो बता दे, वो भी अपने बारे में। लू जिंग होंग का रिजल्ट उसको काफी अच्छा दिखाने वाला था। मेरे पापा ने अभी एक बेबी अडॉप्ट किया है, मुझे जाना चाहिए। सब लोग बहाने मार रहे थे। कुछ प्रिंसिपल्स ने कहा, मेरे से आज एक डिलीवरी स्किप हो जाएगी अगर मैं टाइम से वापस नहीं गया। कुछ तो कहते हैं कि मेरा तो पीरियड चल रहा है, मैं चला। बाकी सब प्रिंसिपल्स अब वहाँ रुक नहीं सकते थे, वो सब अलग अलग डायरेक्शन में भाग गए। हर एक का एक्सक्यूज दूसरे से ज्यादा वीक था। एक ने तो पीरियड का भी बोल दिया। जिसके बाद प्रिंसिपल बोले, जेंटलमैन, हम एक्चुअली मिस लू के लिए एक सेलिब्रेशन प्लान कर रहे हैं जो इंपीरियल कैपिटल अकेडमी में जा रही है। मतलब तुम सबको जरूर आना ही होगा। इस पर जो प्रिंसिपल्स वहाँ से निकल रहे थे उनका टेम्पो बिल्कुल बदल गया। जब वो चले गए, याओ देली सीधा लू जिंग होंग के पास गया अपनी मदद दिखाते हुए, मिस लू, क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ? आप बस कह दीजिए। ली जिन होंग ने थोड़ा सोचकर जवाब दिया, प्रिंसिपल, क्या यूलिन के दूसरे स्कूल्स में कोई ऐसा है जिसका नाम फादर हो? याओ देली थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया।
फादर, कैसा अजीब नाम है। मैंने कभी किसी को ऐसे नाम से नहीं सुना और मुझे लगता है कि दूसरे स्कूल्स में से भी कोई ऐसा टाइटल वाला नहीं होगा। चिनगुआ के स्कूल में एक कम्पिटिटिव रिलेशनशिप होता है। प्रिंसिपल आमतौर पर एक दूसरे के स्टूडेंट्स के बारे में काफी अच्छे से जानते थे। जाओदेली खासकर हर स्कूल के स्टूडेंट्स के नाम याद रखते थे, इसलिए जब लू जिंग होंग ने पूछा तो उसे तुरंत से जवाब दे दिया। जिसके बाद लू जिंग होंग थोड़ा बहुत सोचने लगी और आखिर में बोली, ये कैसे हो सकता है? ये रेल्म सिर्फ यूएल के हाई स्कूल स्टूडेंट्स के लिए ओपन है। क्या फादर कोई आउटसाइडर है? ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। लू जिंग होंग का चेहरा थोड़ा और तनाव में आ गया। जाओदेली थोड़ा क्यूरियस हो गए, मिस लू, ये ऐसी चीज क्यों पूछ रही हो? लू जिंग होंग ने सिर हिलाकर कहा, कुछ नहीं। उसका मन था कि कोई भी ये ना जाने कि वो किसी ऐसे इंसान से पूरी तरह आउट क्लास हो गई थी जो अपने आप को फादर कहता था। उसके लिए ये मैटर प्राइड का था। और जाओदेली को जवाब देने पर प्रिंसिपल ने इस बात को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। स्टूडेंट्स काफी देर तक रेल्म से निकलते रहे। ज्यादातर तो निकल चुके थे, लेकिन लू जिंग होंग वही रुकी थी। उसका मन था कि वो देखना चाहती थी कि फादर कौन है, क्या वो आएगा। हर कैंडिडेट जो बाहर निकलता था अपना किल काउंटर रजिस्टर करवाता था। नंबर्स 40-50 के आसपास से लेकर 100 के ऊपर तक जा रहे थे। बहुत कम कैंडिडेट्स थे जिन्होंने 200 से ज्यादा किल्स किए थे। चिंग युहाई लिंजैंग स्पिरिट बीस्ट किल 236। इस अनाउंसमेंट ने सभी की अटेंशन खींच ली और वो सभी लोग कहने लगे, ये लिंजैंग हाई है ना, चुंग हाई के 4 बड़े जीनियस में से एक। 200 किल्स, रेपुटेशन बिल्कुल डिजर्व्ड है। लिंजैंग को ये सुन के काफी खुशी हुई थी। उसकी चाल में थोड़ा और स्वैग आ गया था। जैसे वो अपनी क्लास के एरिया की तरफ बढ़ा, वो अपने प्रिंसिपल के पास गया और जाओदेली ने धीरे से कहा, नॉट बैड, काम करते रहो। लू जिंग होंग के कंपैरिजन में लिंजैंग को बस ये ही मिलने वाला था। शाम का वक्त आ गया था और रेल्म में धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था। बस आधे घंटे का वक्त बचा था जब रेल्म बंद होने वाला था। स्टूडेंट्स का फ्लो धीरे धीरे कम हो रहा था। बाकी स्कूल्स ने अपने सामान पैक करना शुरू कर दिया था। लिंजैंग होंग अभी भी वेट कर रही थी उस मिस्टीरियस इंसान का जो फादर के नाम से जाना जाता था। लेकिन जब क्लोजिंग टाइम नजदीक आया तब तक वो दिखा ही नहीं। तभी जेंग यूरोंग जल्दी से आई। उसका चेहरा चिंता से काफी उदास था। प्रिंसिपल, मिसेस लो, क्या आप दोनों ने ली मोरान को देखा है? जाओदेली ने ऊपर देखते हुए जवाब दिया, आओ टीचर जेंग, क्या हो गया, कहाँ की जल्दी है? जेंग यूरोंग ने धीरे से बोला, ली मोरान 2 दिन से रेल्म के अंदर है। उसके टैलेंट को देखते हुए और उसके नाम निकलने के बाद मुझे काफी चिंता हो रही है। जाओदेली की भीड़ी थी। उसने वैसे भी ली मोरान को एक अच्छा स्टूडेंट समझा था एक वक्त, लेकिन तकदीर का कुछ और ही मन था। वो लड़का एफ रैंक टैलेंट के साथ अवेकेंड हो गया था। ये कहा जाता था कि टीचर जेंग और ली मोरान का काफी क्लोज रिलेशन था, जैसे कि वो उसकी गार्डियन हो, इसलिए उसकी चिंता नेचुरल थी। लू जिन होंग थोड़ी कंफ्यूज होकर बोली, मैंने उसे डीप जोन में देखा था, तब वो जिंदा था, अब क्या हुआ ये तो मैं नहीं कह सकती। जेंग यूरोंग का चेहरा सेफ्ट हो गया। आपने डीप जोन कहा? क्या एक एफ रैंक टेमर डीप जोन में क्यों गया? क्या उसने जान देने की कोशिश की? डीप जोन के क्रीचर्स हर लेवल पर भयंकर होते हैं। अगर लू जिंग होंग भी वहाँ मुश्किल में फंस गई थी तो ली मोरान के पास कोई चांस नहीं था। 3 मिनट से भी कम वक्त बचता था जब रेल्म बंद होने वाला था। तब एक आवाज सुनाई दी, टीचर जेंग, रेल्म बंद होने वाला है। अगर ली मोरान अभी तक नहीं निकला तो। इसी बीच जाओदेली ने अपना सेंटेंस पूरा नहीं किया, लेकिन जो भी कहा उसकी बात का मतलब सब लोग समझ गए थे। ली मोरान के अंदर मरने का चांसेस काफी ज्यादा था। कुछ नहीं हो सकता। जेंग यूरोंग का चेहरा और भी ज्यादा सेफ्ट हो गया। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उनके लिए सांस लेना भी मुश्किल हो चुका था। लू जिंग होंग का चेहरा भी थोड़ा खट्टा हो गया। क्या वैसे भी वो जो ब्रिलियंट जीनियस था, क्या वो वाकई वहाँ मर गया था? और टाइम अप, रेल्म अब क्लोज हो रहा है। ऑफिशियल्स की आवाज आई, रेल्म बंद हो गया। और तभी एक फेमिलियर आवाज आई, मोरान, तुमने ऊपर देखा? जेंग यूरोंग, उसका चेहरा पूरा रिलीफ से चमक गया। वो भी तुम्हें देखकर। तुम मुस्कुराए। वो तुरंत तुम्हारे पास आई और तुम्हारे हाथ पकड़ लिए। उसका चेहरा अभी भी थोड़ा शेकन था। उसने कहा, शुक्रिया मोरान, तुम जिंदा निकले। तुम इतने टाइम तक अंदर थे, मुझे लगा कुछ हो गया होगा। वो अपनी होठों को काट रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे ऐसे देखकर तुम्हारे दिल में कुछ हो गया। मुझे माफ करो, तुम्हें चिंता हुई। सब ठीक है जब तक तुम सेव हो। जेंग यूरोंग ने लंबी सांस ली, वो भी रेल्म बंद होने के वक्त। वो
इतनी डर गई थी कि लग रहा था कि बेहोश हो जाएगी। लेकिन जब लू जिंग होंग ने तुम्हें देखा, वो भी थोड़ी हैरानियत के साथ, तुमने जो कुछ भी किया उसके बाद तुम पूरी तरह सेफ निकले। उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन जो चीज उसे ज्यादा कंफ्यूज कर रही थी वो ये थी कि फादर अभी तक नहीं आया। प्रिंसिपल जाओ देली एक न्यूट्रल एक्सप्रेशन के साथ आके बोले, मिस्टर, अब जब आप निकल आए हो तो अपना रिजल्ट्स रजिस्टर करवा लो। ली मोरान ने सर हिलाया और ऑफिशियल्स की तरफ चल दिया। तुम्हारे रिजल्ट्स अनाउंस किए गए। कुछ ही देर के बाद चिंग यूहाई ली मोरान स्पिरिट बीस्ट किल्स 1368। जब ये नंबर सुनाया गया पूरे एरिया में एक गहरा सा सन्नाटा फैल गया। जाओ देली ने कुछ ज्यादा भी नहीं कहा, बस बेरली एक विस्पर में बोला, ये तो शायद काउंटिंग में गलती हुई है। ऑफिशियल्स ने बिल्कुल फ्लैट टोन में जवाब दिया, हमारे फॉर्मेशन सील्स स्पेशली रीइंफोर्स्ड किए गए हैं, कोई काउंटिंग एरर्स नहीं है। वो खुद भी जब नंबर देखता था तो काफी स्टन्ड हो गया था और उसने बार बार चेक किया था। जितने तरीकों से उसने वेरीफाई किया रिजल्ट्स वही था। लू जिंग होंग ने चेहरे पर हैरानी दिखाते हुए कहा, ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, एक एफ रैंक टेमर इतनी स्पिरिट बीस्ट कैसे मार सकता है। आपने उसके चेहरे की तरफ, मतलब कि ली मोरान ने उसके चेहरे की तरफ देखा और ठंडे दिमाग से जवाब दिया, 3 साल तक चाहे तुम मेरे नीचे रहने को एक्सेप्ट नहीं कर पाई थी, कम से कम तुम्हारे पास उतनी हिम्मत थी कि तुम मेरे साथ चलने की कोशिश करती। अब ये कैसे हो सकता है कि तुम मेरे साथ रिजल्ट्स को भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हो। लू जिंग होंग की आंखें छोटी हो गई। उस पल में उसे लगा जैसे वो उसी शख्स को देख रही हो जो 3 साल तक उसके ऊपर खड़ा रहा, वो जीनियस जो कि उसके ऊपर था और कभी भी नीचे नहीं आया।